आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और ये किस तरह से कार्य प्रणाली द्वारा संचालित होता है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई संपत्तियों, जिन्हें वक्फ कहा जाता है, के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। वक्फ अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान करना, ताकि उसका उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक और परोपकारी कार्यों के रूप में हो सके। एक बार अगर कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दान कर दी जाती है तो वह गैर हस्तांतरणीय हो जाती है और उसका मालिकाना हक भी किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं रहता। इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ संपत्तियों जैसे मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और उपयोग के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल दानकर्ता की मंशा और इस्लामी नियमों के अनुसार हो। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो अपने क्षेत्र की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वक्फ परिषद है जो राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देती है और नीतियां बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के इतिहास और कानूनी आधार की। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इस्लाम के आगमन के साथ शुरू हुई थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश काल में सन 1913 में मान्यता मिली। पहला कानून मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 था। और अगर हम बात करें आधुनिक कानून की तो आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसे 1995 में संशोधित किया गया। सन 2013 में इसमें और भी बदलाव किए गए, जिससे वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां मिली। बात करें कानूनी ढांचा की तो वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करता है। यह अधिनियम बोर्ड को संपत्तियों पर दावा करने, विवाद सुलझाने और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। बात करें वक्फ बोर्ड की संरचना की तो प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड का एक नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। इसमें मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें विधायक, सांसद, वकील और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी अन्य धर्म के लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की तो ये दो प्रकार के होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। अगर हम बात करें इसकी संपत्ति और अधिकार की तो वक्फ बोर्ड के पास देश भर में करीब 9 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन है, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान और मदरसे शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मानी जाती है। यह रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिकाना माना जाता है। बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति पर वक्फ घोषित करे, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और सत्यापन जरूरी होता है। अब अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड के विवादों की तो वक्फ बोर्ड को लेकर कई विवाद और सवाल उठे हैं। कुछ लोग इसे जमीन हड़पने वाला तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसके पास व्यापक अधिकार है, जैसे बिना पुख्ता सबूत के संपत्ति पर दावा करना, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के भी इस पर आरोप लगते आए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बहस छिड़ी है, जिसका मकसद है बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना और इसमें पारदर्शिता लाना है। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड के उद्देश्य की तो वक्फ बोर्ड का मूल उद्देश्य यह है मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना, जैसे गरीबों की मदद, शिक्षा और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना। वक्फ बोर्ड पर समय समय पर यह आरोप भी लगते आए कि वक्फ बोर्ड ने कई जमीनों पर झूठा दावा भी ठोका है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तमिलनाडु के थेरुचेदूरी गांव 2022 में तमिलनाडु के थेरुचेदूरी गांव में वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना दावा ठोक दिया था, जिसमें 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी शामिल था। इस दावे को लेकर व्यापक विवाद हुआ, क्योंकि गांव का पूरी तरह से हिंदू आबादी वाला था। कई लोगों ने इसे झूठा दावा करार दिया और यह तर्क देते हुए कहा कि इस्लाम के भारत में आने से पहले ही मंदिर और गांव वक्फी संपत्ति कैसे हो सकती है। यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में खूब उछला।
दूसरे केस की बात करें तो कर्नाटक बेंगलुरु ईदगाह मैदान की बात करें। बेंगलुरु में ईदगाह मैदान पर वक्फ बोर्ड ने 1950 से दावा किया है, लेकिन इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और अन्य पक्षों के साथ विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह दावा ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित नहीं है और इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। तीसरी बात करें तो महाराष्ट्र सूरत नगर निगम भवन। सूरत में नगर निगम भवन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और यह कहते हुए कि यह मुगल काल से सराय के रूप में इस्तेमाल होता था, और इस दावे को कई लोगों ने अवैध और बेबुनियाद माना क्योंकि वर्तमान में यह सरकारी संपत्ति है। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने कई जगहों पर जमीनों पर दावा किया, जिसे लेकर योगी सरकार ने 2022 में जांच के आदेश दिए। कुछ मामलों में दावों को गलत या अंतरिम जीत बताया गया। खासकर ये दस्तावेजों के सबूत बहुत कमजोर थे। उदाहरण के लिए गुलबर्गा में वक्फ के पास 27,000 एकड़ जमीन होने का दावा किया गया, जिसे लेकर आज तक सवाल उठते आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के जोगेश्वरी सरकार की 1200 एकड़ रुपए की कीमत वाली जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। सरकार ने जब यह निर्माण के लिए सर्वे शुरू किया तो वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति बताया और इसे लेकर स्थानीय लोगों और सरकार ने आपत्ति जताई और इसे अनुचित दावा माना गया। अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की शक्तियों की, तो कानूनी शक्ति में 1995 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करे, और यह साबित करने के लिए जिम्मेदारी मालिक पर होती है कि वह उसकी निजी संपत्ति है। यानी कि वक्फ इस बात को यह साबित नहीं करेगा कि यह वक्फ की संपत्ति है, लेकिन यह उसे मालिक को यह साबित करना पड़ेगा कि यह उसकी संपत्ति है। और इस प्रावधान की वजह से कई दावे विवादास्पद हो गए। समय समय पर वक्फ पर ऐसे आरोप लगते भी आए हैं कि इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, खासकर उन मामलों में जहां ऐतिहासिक या कानूनी सबूत बहुत कमजोर थे। उदाहरण के लिए 1950 में वक्फ के पास 52,000 एकड़ जमीन थी, जो 2024 में आते आते 9.4 लाख एकड़ हो गई, जिसे जमीन हड़पने की साजिश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की। इन विवादों के चलते केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया, जिससे पारदर्शिता बढ़े और ऐसे दावों की जांच हो सके। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर भारत में हाल ही में कई वर्षों से चर्चा होती आई है। 5 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पेश किया गया और यह लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पास हो चुका। इसके बाद इसे राज्यसभा में भी 3 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिल गई। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव लाने के लिए लाया गया है और जिसका उद्देश्य यह है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। आइए पहले वक्फ बोर्ड के बारे में और फिर से संशोधन हुए बिलों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर वक्फ बोर्ड के पहले के कानून की बात करें तो इसके पास असीमित अधिकार थे। जैसे कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह शक्तियां मिली कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, वो भी उनके विश्वास के आधार पर। इसके लिए मौजूद दस्तावेजों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यानी वक्फ बोर्ड को ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाने थे कि वह संपत्ति उनकी है। केवल विश्वास के आधार पर ही वक्फ बोर्ड उस संपत्ति पर दावा कर सकता है और यह साबित करने की जिम्मेदारी संपत्ति के मालिक की थी कि वह वक्फ की संपत्ति नहीं है। दूसरा, इसकी सदस्यता। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर मुस्लिम सदस्य शामिल होते थे और इसमें गैर मुस्लिमों की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं था। अब बात करें तीसरी, तो इसकी न्यायिक प्रक्रिया की। वक्फ से संबंधित विवादों का निपटारा किसी भी प्रकार की कोर्ट में नहीं होता था, वो केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए ही होता था और इसके फैसले का अंतिम माने जाते थे। उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। चौथी बात करें संपत्ति प्रबंधन की। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों का प्रबंधन और उपयोग का पूरा अधिकार था, लेकिन पारदर्शिता और ऑडिट की व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी और इसी के चलते वक्फ बोर्ड पर मनमानी, भ्रष्टाचार और संपत्ति हड़पने के आरोप लगते आए हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या क्या बदलाव हुए। वक्फ विधेयक 2024 को सबसे पहले 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद इसे संयुक्त सदस्यीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया, जिसने 14 संशोधन के साथ अपनी रिपोर्ट दी और 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी दी। अतः अप्रैल 2025 को यह संसद के दोनों सदनों में पास हो गया और जिसमें प्रमुख रूप से बदलाव हुआ। बदलाव नंबर 1, नाम में बदलाव। विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक रखा गया, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। दूसरा, संपत्ति घोषित करने की शक्तियां सीमित कर दी गई। अब वक्फ बोर्ड बिना किसी अनिवार्यता सत्यापन के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता। हर दावे की जांच अब जिला कलेक्टर या संबंधित अधिकारी करेंगे। यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा करने पर रोक लगाई गई है, अगर कोई सरकारी जमीन पहले से वक्फ के नाम पर है तो उसकी जांच होगी और गलत पाए जाने पर उसे सरकार को वापस किया जाएगा। तीसरा, सदस्यता में विविधता, यानी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें 2 मुस्लिम महिलाओं को भी नियुक्ति जरूरी होगी। शिया और सुन्नी और मुस्लिम ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। अगर बोहरा या आगा खानी समुदाय के पास वक्फ संपत्ति है तो उनके एक एक सदस्य भी शामिल इसमें हो सकेंगे। सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाएगा, पहले जहां कुछ सदस्य ही निर्वाचित होते थे। चौथा, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण। सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और केंद्रीय पोर्टल पर 6 महीने के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। जैसे वित्तीय ऑडिट की मजबूत व्यवस्था लागू की गई है ताकि आय और उपयोग में पारदर्शिता आए। पांचवा, न्यायिक बदलाव। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम मानने का प्रावधान हटा दिया गया है। अब इसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी कि अब इसमें जिला न्यायाधीश और संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी शामिल होगा। मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। छठवां, महिलाओं का उत्तराधिकारी के अधिकार। महिलाओं की संपत्ति पर उनकी सहमति के बिना वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उत्तराधिकार के अधिकारों को संरक्षित किया गया है ताकि संपत्ति पर व्यक्तिगत हक प्रभावित ना हो। सातवां, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग पर रोक। वक्फ संपत्तियों के अधिनिकृत हस्ताक्षरण पर सख्त सजा का प्रावधान है। बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को कम कर जिला प्रशासन को सर्वे और सत्यापन का अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन और विपक्ष इसमें आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों की जागीर बनाने से रोकेगा और मुस्लिम महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अन्य समुदायों को इसमें हिस्सेदारी देगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित बताया, जिसका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना और प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। हालांकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला करार दिया और इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जबकि सरकार का इनसे बिल्कुल इनकार करना है। आप ही बताइए कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए गए वो ठीक है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।